हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, यह सेशन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 1.5 साल, 1 साल, 2 साल कितना भी मेहनत किए हो, यदि इस एग्जामिनेशन वाले सप्ताह को यदि आपने ढंग से मैनेज नहीं किया तो आपके लिए आपका साल 1.5 साल का जो त्याग है, जो बलिदान है, वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो सकता है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा यह केवल एग्जाम नहीं है, एक गेम है। आप देख रहे हो कि आपको जो है एनी हाउ बीपीएससी एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस एलिमिनेशन से बचने के लिए आपका प्रिपरेशन तो है ही, साथ में आपका व्यक्तित्व और आपका मेंटल स्टेटस कितना स्ट्रांग होना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, प्री एग्जाम के पहले मैं बहुत सारे लोगों को चेताया था कि आपको वाइल एग्जामिनेशन ये गलतियां नहीं करनी है। जिन्होंने फॉलो किया उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ, जिन्होंने नहीं फॉलो किया वो हानियों का शिकार हुए। तो आपको भी ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आप सोचो कि आपने इतना मेहनत किया, इतना पैसा करा, इतना मेंटल टॉर्चर सहा, करप्शन का, एग्जाम कैंसिलेशन का, और फिर जो है ओवरऑल आप प्री क्रैक करके यहाँ तक पहुँचे हो। तो आपने जो भी प्रिपरेशन करा है ना, जो भी सीखा है मतलब पूरे लाइफ में अभी तक, बचपन से आज तक, जब आप में कॉन्शसनेस जागी, आप जागृत अवस्था में आए, मेंटल मतलब सोचना समझना आपका काम करने लगा, तब से अभी तक जितना कुछ भी सीखे हो इस एग्जामिनेशन में आपको इनपुट करना है और उसका मैक्सिमम आउटपुट लेना है। देखिए, ये केवल एग्जाम नहीं है, ये एक युद्ध है, एक गेम प्ले है, जिसमें एनी हाउ आपको एलिमिनेट करने की कोशिश किया जाएगा। और इस एलिमिनेशन से बचने के लिए आपका प्रिपरेशन, मतलब जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो तो चाहिए ही, साथ में प्रैक्टिकल और कुछ मेंटल स्किल्स की भी आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात की, अब जनरल एक क्वेश्चन है, क्वेरी रहती है सारे बच्चों को। बहुत सारे लोग मेरे पे मतलब मैसेज कर रहे हैं, मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर एग्जामिनेशन में क्या हम 2 कलर का पेन यूज कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, एक पेन को रखना और एक पेन को पिक करने में इतना ही में आपका कुछ सेकंड चला जाएगा, ठीक है। तो 2 कलर का पेन यूज करना अवॉइड कीजिए। एक ही कलर का, चाहे ब्लैक और ब्लू जो है, पेन यूज कीजिए। आपको जो भी सूटेबल लगे, जो भी आप लिखते आ रहे हो, उसी पेन का यूज करना, ठीक है। ताकि जो है, मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैं ब्लैक से अंडरलाइन कर दूं, ब्लू से लिखूं, ब्लैक से अंडरलाइन कर दूं, वो कोई मायने नहीं रखता। आप कितना साफ लिखते हो, कितना पठनीय लिखते हो, आपका सुलेख कितना बढ़िया होता है, ग्रामेटिकल एरर आपको नहीं करनी है। जो लिखना है टू द पॉइंट लिखना है, साफ शब्दों में लिखना है, पठनीय लिखना है, चाहे एक पेन से लिखो या 2 पेन से लिखो। यदि आप इस 2 पेन से लिखने के आदी हो, आपको ये लग सकता है कि मैनेज मैं कर सकता हूं, तो आप ऑब्वियस यूज करो ब्लैक और ब्लू। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा या तो ब्लू और या तो ब्लैक। ब्लू ही सबसे बेहतर होता है, ब्लू की राइटिंग जो है साफ होती है। ब्लैक की थोड़ी सी, मतलब ये नहीं कि मतलब गंदी दिखती है, लेकिन ब्लैक में ज़्यादा गंदी लगती है। यदि आपकी थोड़ी सी गंदी राइटिंग होगी, हैंड राइटिंग, तो वो और ज़्यादा गंदी लगेगी। तो ब्लैक पेन जो है अवॉइड करना, ब्लैक इंक वाला पेन, ब्लू से ही लिखने की कोशिश करना। और इंग्लिश मीडियम के लिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के लिए, यदि आप जेल पेन से लिख सकते हो ना, तो जरूर लिखना। यदि जेल पेन से लिखने के आदी हो तो, अगर आदी नहीं हो तो मत लिखना, अवॉइड करना, क्योंकि जेल पेन से आपका थोड़ी सी हैंड राइटिंग साफ सुथरी नहीं भी होती है, तो जेल पेन से लिखते हो तो वो साफ लगता है, मतलब साफ सुथरा सा लगता है। जेल पेन का ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जेल पेन की राइटिंग की, ठीक है। और यदि आप इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हो या हिंदी मीडियम में लिख रहे हो और जेल पेन लिखने की आदी हो, तो पायलट B5 और B7 यूज कर सकते हो, या जो आपके बजट में हो और आप जिसको यूज करते आ रहे हो वो यूज करना, ठीक है। तो एक क्वेरी ये खत्म हो गई जो जनरल थी। हालांकि ज्यादा मायने नहीं रखता, ज्यादा मायने रखता है आपका कंटेंट, आपका लेख जो है पठनीय होना चाहिए, सुलेख होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ये सारी चीजें ज्यादा मायने रखती है। हाँ, इसके बावजूद भी यदि ये चीजें आपके मायने रखती है तो मैंने इसको बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका जो दूसरा पॉइंट है कि अभी बहुत सारे लोग डिलेमा में पड़े हुए हैं कि क्या रिवीजन करा जाए, क्या छोड़ा जाए। तो अभी जो है, जो भी रिवीजन आपने कर लिया ना, ये मोर देन इनफ है। अब अपने आप पे आत्मविश्वास का समय है। यह विश्वास जो है आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आपको करना क्या है, इन 2-3 दिनों में, 2 दिनों में जो है, आप अभी तक सेंटर के लिए भी निकल गए होंगे, यदि दूर दराज के होंगे तो आपको करना क्या है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो सेंटर का है
और जो स्टेट का है, दोनों का जो है आपको रिवीजन करना है, जिसमें आप मतलब प्री के लिए आप जहाँ से पढ़े होगे ना, जिस स्रोत से पढ़े होगे उसी स्रोत से पढ़ना, कि ऑब्वियस उसको आपने प्रीवियसली जो है अंडरलाइन किया होगा, उसको पढ़ा होगा, उसको समझा होगा, उसको कलर किया होगा, तो उसी चीज़ों से रिवाइज करोगे तो वो जल्दी रिवीजन हो जाएगा। और सेंट्रल स्टेट दोनों का, ठीक है। इसमें करना क्या है, आपको इंपॉर्टेंट प्लान्स देखने हैं, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी प्लान सोशल वेलफेयर के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के लिए, ओवरऑल किसी भी चीज़ के लिए यदि शुरू किया गया है तो उसको देखना। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिहार पर्सपेक्टिव में बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट का एग्रीकल्चर वाला सेक्शन जो है माफ कीजिएगा, उसका डेटा जो है आपको पूर्णतः याद होना चाहिए। इसके साथ साथ एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए टॉपिक है, तो एनर्जी वाला आपको मतलब जो भी फैक्ट्स एंड फिगर है याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए। सोशल वेलफेयर, अलॉटमेंट ऑफ फंड इन डिफरेंट सेक्टर, तो अलॉटमेंट ऑफ फंड मान लीजिए एजुकेशन के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, ग्रामीण विकास के लिए कितना कितना फंड एलोकेट किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और देखिए बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या है कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है 444.547 करोड़, तो ये बच्चे मान लीजिए ऐसे ही, मानो ओवरऑल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बच्चे ये पॉइंट वाइज याद करने की कोशिश करते हैं, तो आपको इतना पॉइंट वाइज लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सीधे याद करो 444 करोड़ या 445 करोड़ और उसके आगे जो है लगभग लगा दो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे और अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। ये जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव पॉइंट होंगे यदि आप अपने आंसर राइटिंग में डालोगे तो, ठीक है। और ये आपके आंसर राइटिंग का एक गहना है, क्योंकि ये सबसे अधिक ऑथेंटिक स्रोत होते हैं गवर्नमेंट के, और जब गवर्नमेंट का डाटा डाल के आप अपने चीज़ों को, आप अपने स्टेटमेंट को वेरीफाई करने की कोशिश करोगे, सारी चीज़ें करोगे, तो जो है वो आपके मतलब कथन को आप जो लिख रहे हो उसको एक ऑथेंटिसिटी प्रदान करेगा, और ऑब्वियस एग्जामिनर के लिए जो है इजी हो जाएगा आपको अच्छा मार्क्स देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप समझ गए, इसको टेंशन में नहीं लेना है, आपने प्रीवियसली जहाँ से पढ़ा है ना प्री के लिए, वहीं से पढ़ना है। डू नॉट, अगला टॉपिक है डू नॉट ट्राई टू सेव मनी। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मैं रेडिकल होना चाहूँगा। देखिए पॉसिबल हो ना, अगर पॉसिबल हो, नॉर्मली आपका मनी सेव हो जा रहा हो, मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हो और कहीं रुक रहे हो, तो यदि पॉसिबली सेव हो जा रहा हो तो इजी वे में तो सेव कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पैसा उड़ा दो। अगर नहीं सेव हो रहा है तो आप अपने आप को कष्ट मत देना, ठीक है, क्योंकि यदि आप अभी सेविंग करने की कोशिश करोगे, मान लीजिए आपका 2000-4000 रुपया खर्चा हो रहा है और इसको सेव करने की कोशिश करोगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा जो है, मैं कह रहा हूँ ना कि ये गेम है, तो ये आपके लिए ज़्यादा जो है मतलब सौदा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसमें यदि आप अपने से कटौती करने की कोशिश करो, मान लीजिए आप अपने भोजन से कटौती करने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं चला जाऊं, तो ये सारी चीज़ें ना आपके मेंटल स्टेटस को कहीं डिस्टर्ब करेंगी। आज ही बहुत सारे लोग सेंटर के लिए निकल गए होंगे, जो पटना में होंगे वो पटना में ही रहेंगे, और जो ऑब्वियस दूर दराज के होंगे वो निकल गए होंगे, कहीं दोस्त यहाँ रुक लेना या होटल में रुक लेना, एक दो लोगों से ग्रुप बना के, नहीं मिले तो आप खुद से जो है रुक लेना, ठीक है, किसी सस्ते से बढ़िया से टिकाऊ होटल में अपना बढ़िया से खाना पीना और ढंग से सोना जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचो कि यदि आपका शरीर जो है कंफर्टेबल नहीं रहेगा, आपका मेंटल स्टेटस जो है कंफर्टेबल नहीं रहेगा, आपको नींद सताएगी, तो आप किस किस चीज़ों से लड़ोगे? क्वेश्चन के डिमांड से लड़ोगे या आपकी नींद आ रही है ऐसे लड़ोगे? तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, पैसा नहीं सेव करना है। मेरा मतलब विनम्र निवेदन है, ये सारी चीज़ें मत करना, ये मत सोचना कि मैं एक रात पहले जाके स्टेशन पे ही सो जाऊंगा। ऑब्वियस यदि जिनकी ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है तो उनके लिए तो मैं नहीं कह सकता कुछ, बट यदि आप कर सकते हो तो ज़रूर करना, ये अपने आप को जो है कंफर्टेबल जोन में रखना। बाकी जो है युद्ध लड़ना आदमी का कर्तव्य है। आप यदि इस काबिल हो, आपको अपना मतलब विश्वास है कि आप मतलब ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके भी एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हो,
तो ऑब्वियस जो है इसमें मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि ह्यूमन की सोच के आगे, ह्यूमन की कैपेसिटी के आगे भगवान भी नतमस्तक हो चुके हैं कई बार। एग्जाम्पल से भरा पड़ा है इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास देखोगे तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अच्छा खाना और अच्छा सोना इस सप्ताह में जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउंड स्लीप और साउंड माइंड रखना जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट खाना, प्रोटीन मतलब प्रोटीनियस फूड खाओ, एग्स खा सकते हो। हाँ, कॉफ़ी और अपना जो एनर्जी बूस्ट करने के लिए कॉफ़ी और चाय जो है बीच बीच में सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा आप पी सकते हो। वाइल रिवीजन, वाइल जो है आप एग्जामिनेशन के जाने से पहले जो है, सेंट्रल में घुसने से पहले जो है कॉफ़ी वगैरह पी के या चाय वगैरह पी के जाओ तो थोड़ा सा एनर्जी अंदर से गर्मी रहेगी, तो आपको ठंडी उंडी नहीं लगेगी। ऑब्वियस एग्जामिनेशन जो है इतना बढ़िया कोचिंग इन्वायरमेंट में तो नहीं होगा ना, बंद कमरे में, खुला खुला होगा, तो आप वहाँ पे सारी चीज़ें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बताता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, तो आपको बता रहा हूँ कि चाय पी के, खूब ढेर सारा चाय या कॉफ़ी पी के जो है ज़रूर जाना, यदि आपको चाय और कॉफ़ी पसंद है तो। ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन के दौरान आपका शरीर जो है बूस्टर है, एनर्जी बूस्टर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगला जो टॉपिक है, ठीक है, आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में चले गए तो आपको करना क्या है, बहुत ही साउंड माइंड से, बहुत ही मतलब आप देखते हो ना निंजा, जो निंजा होते हैं, जैसे जापानीज संस्कृति में ये मैथोलॉजी है, जो निंजा बहुत तेज वार करते हैं किसी पे, तो जब उनको लड़ते हुए देखोगे तो उनका मस्तिष्क जो है ना, ये चेहरा का मतलब चेहरा देखोगे तो बहुत ही काम रहेगा, कूल रहेगा, ऐसा लगेगा कि वो मुस्कुरा रहा है। लेकिन जब उसका जो वार कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है उस समय, जब वो शांत चित्त रहता है और खूब तेज तेज तलवार चला के जो है या हाथ पैर चला के अपने दुश्मनों को धराशायी कर देता है। तो यही निंजा टेक्नोलॉजी जो है आपको अपनानी है, काफ़ी कूल रह के जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाना है आपको। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, क्वेश्चन का जो मेन डिमांड है उसको बहुत ढंग से जो है समझना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप एक क्वेश्चन के लिए 11 मिनट या 12 मिनट अलॉट करते हो, तो 2 मिनट जो है ना उस क्वेश्चन का फ्रेमिंग करने में लगाओ। लास्ट वाले पेज पे जो आपकी कॉपी होती है आंसर बुकलेट, उसके लास्ट वाले पेज पे जो है रफ बना लो, उसमें आइडेंटिफाई करो कि फलाना क्वेश्चन का जो है हार्ट क्या है, मतलब मूल डिमांड क्या है और इसमें हमको क्या क्या लिखना है। फ्रेमिंग कर लो 2 मिनट, अब बाकी के 10 मिनट बड़ी आराम से जो है आप 350-400 शब्दों में जो है उसका उत्तर लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, जब आप स्ट्रक्चर बना लोगे तो आपको सारी चीज़ें लिखना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। हो सकता है एक यहाँ पे और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है कि जैसे हम लोगों ने ट्रेडिशनली पढ़ते आ रहे हैं, अभी जो है अभी क्वेश्चन सेटर्स का जो ग्रुप था, एक्सपर्ट ग्रुप था, इन्होंने चेंज किया है बीपीएससी ने, तो हो सकता है जैसे सीडीपीओ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा एनालिटिकल पूछते, एनालिटिकल इन द सेंस कि कठिन नहीं होती हैं चीज़ें, व्यवहारिक होती हैं। व्यवहारिक चीज़ें लोग मॉडल आंसर के से तैयारी करके जाते हैं ना, तो उनके लिए कठिन हो जाता है। इसीलिए मैंने बहुत लोगों ने डिमांड करा, मैं मॉडल आंसर प्रोवाइड नहीं कराया, जानबूझ के नहीं कराया, क्योंकि आप जो है ना एक चीज़ों में बंध जाते हो, आप अपने आप को एडवेंचरस जोन में डालने की कोशिश ही नहीं करते हो। जब तक आप एडवेंचरस जोन में जाओगे नहीं, तब तक आपकी खुद की कैपेसिटी जो है बिल्डअप नहीं होगी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, बहुत लोगों ने इसके लेके मेरे से नाराजगी जताई कि मॉडल आंसर क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहे हो आप। इसीलिए नहीं करा है कि आपकी सोचन क्षमता जो है वहीं पे कम हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये साइकोलॉजी है। यदि आपको बता दिया जाए कि सीधे रास्ते पे चले जाओ, तो आपको पता है क्या होता है, जब सीधे रास्ते पे, हाँ इसी रास्ते पे जा रहे हैं, इसी रास्ते पे, आजू बाजू के रास्तों को भी आप ध्यान नहीं दोगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपके पढ़ाई में भी इंपॉर्टेंट है। जब आप मॉडल आंसर के थ्रू तैयारी करोगे, तो जब एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको धराशायी होना ही है। और जो बच्चे एडवेंचरस होके चीज़ों को इधर से इधर इंटरकनेक्ट करके यहाँ से टॉपिक, यहाँ से पॉइंट उठाए, यहाँ से पॉइंट उठाए, यहाँ से पॉइंट उठाए, मान लीजिए कि बाई चांस ऐसा हो कि आपने कुछ सारे कुछ पढ़ा है, उसमें से कुछ भी ना पूछे, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत नहीं जानते होगे एग्जामिनेशन हॉल में, मैं इतना डैम श्योर कह रहा हूँ। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा नहीं होगा। कब होता क्या है कि आप खूब ढेर सारा पढ़ के जा रहे हो सकता है कि उसमें से ना पूछे, कुछ ऐसा पूछ दे जो ढेर सारा जो पढ़े हुए हो उसका यूज हो एक ही क्वेश्चन में, तो ऐसे करना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके पास संसाधन है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, दैट मीन जो भी आपने गेन किया है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, ये जो है आपका वहाँ पे डिसाइसिव पॉइंट होता है। देखिए, कोच सिखाता है कि तुम पहले बैटिंग लेना। ठीक है, किसी भी क्रिकेट टीम के कैप्टन को कि तुम पहले बैटिंग लेना, जब कैप्टन पहुंचता है
फील्ड पे, तो वो देखता है कि मतलब फील्ड में नमी है, फील्ड गीला है या फील्ड ज़्यादा सूखा है, तो इंस्टेंट जाके फील्ड पे वहाँ पे उसको डिसीजन लेना होता है कि मैं पहले टॉस जीतने के बाद यदि टॉस जीतना हो तो पहले बैटिंग लूँगा या बॉलिंग करूँगा, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे जो है ना ग्राउंड फील्ड पे डिसीजन लेना आपका काम है, किस तरीके का डिमांड है और कैसे आपको हैंडल करना है, ये टोटल आपका काम है। वहाँ पे कोई गुरु, वहाँ पे कोई चेला नहीं, ये आप जो है अब आप जब युद्ध मैदान में उतर जाते हो तो कैसे जो है समय के डिमांड के अनुसार आप अपने प्रतिपक्षी पे, अपने विपक्ष पे वार करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड। और यही होता है व्यवहारिक नॉलेज। जैसे पूछ दिया था साइंस में, साइंस के पॉजिटिव और निगेटिव साइड CDPO या ऑडिटर मेंस में पूछा था, तो बहुत बच्चे कह रहे हैं अरे भैया ये तो हम पढ़े ही नहीं है। भाई जनरल वे में कोई अगर 10वीं कक्षा का बच्चा अगर ढंग से उस पढ़ा होगा ना तो वो एक्सप्लेन कर देगा। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेटरी होती हैं, और जो चीज़ें आप देख रहे होगे ना तो उसी का जो है उसका मतलब व्यवहारिक रूप में जो आप चीज़ें देख रहे हो उसी को लिखना होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, आपके पास जो भी नॉलेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश जरूर करना। आपको हारना नहीं है, और ये नहीं कि क्वेश्चन देख के आप घबरा गए। घबराना नहीं, घबराओगे तो वहीं पे आधा खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, ठीक है। उसके साथ सॉल्व सिंपल एंड सिंगल डायग्राम DI, मैंने DI वाले क्वेश्चन में भी बता दिया था कि आपको मिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन से बचना है। मिक्स मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे पाई चार्ट वाला भी दे दिया और बार डायग्राम वाला भी दे दिया एक ही क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली आप अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक वैसे क्वेश्चन करना जिसमें केवल एक ही डायग्राम हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे बार डायग्राम हो, लाइन ग्राम हो, या नॉर्मली टैबुलेशन हो, तो वो चीज़ें जो है आपको कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए ज़्यादा आसानी होती है और आराम से चीज़ों को आप सही कर देते हो, ठीक है। तो हम क्यों जो है बहुत सारे लोग ईगो के चक्कर में नहीं हम कम्प्लेक्स वाला करेंगे, इसमें ज़्यादा नंबर मिलेगा, कोई बात नहीं, वो 36 नंबर का ही रहेगा। तो उसमें कितना भी कम्प्लेक्स वाला करो या आसान वाला करोगे आपको 36 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें भी वो लोग 1-2 नंबर काटने के आदी भी होते हैं। तो बट ये मैथमेटिकल पोर्शन है, तो यहाँ से नंबर कटने की कम संभावना होती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड, ठीक है। मैं ओवरऑल सारी चीज़ें बता दिया आपको, एक बार समअप कर देता हूँ। आप कोई भी पेन यूज करो, ये कोई मैटर नहीं करता। हाँ देखो, आप मैं एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेन जो है ना, कोई भी पेन जिस पेन से लिखना चाह रहे हो ना, तो 2-3 पेन रखना सेम क्वालिटी का, उसको पहले ऐसे घिस लेना खूब, ताकि ये स्मूथनेस हो जाए। बहुत सारे पेन आजकल तो नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं कि खोलते ही वो काफ़ी स्मूथ चलते हैं, लेकिन ऐसा पेन यदि आप रेनॉल्ड वगैरह यूज करते हो तो पहले घिस लेना ताकि वो स्मूथ हो जाए, क्योंकि शुरुआत में लिखने में उससे दिक्कत होती है, ठीक है। इसके साथ साथ पेन कैसा भी यूज करो कोई मैटर नहीं करता, आपका लेख जो है सुलेख होना चाहिए, पठनीय होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जो है सेक्टोरल डेटा जो है आप याद कर लेना, उससे फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह याद कर लेना, ताकि यदि किसी क्वेश्चन में रेलेवेंसी लगे तो आप वहाँ पे डाल सको। उसके बाद मनी सेव करने का कोई औचित्य नहीं है, यदि आप इस लायक हो कि आप मतलब कहीं अफोर्ड कर सकते हो किसी रूम में रहना, बढ़िया से खाना पीना और सोना, तो आप जरूर अफोर्ड करना। अदरवाइज मनुष्य की इच्छाओं के आगे प्रकृति भी कई बार नतमस्तक हुई है, ये सर्वविदित है, ठीक। आप नॉर्मली जाके एग्ज़ाम भी दे के आ सकते हो, संघर्ष यदि है तो उस संघर्ष को आगे भी कायम करके आप एग्ज़ाम दे के आप सफल हो सकते हो, मैं इसके लिए ना नहीं कहूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो क्वेश्चन को काफ़ी केयरफुली पढ़ना है और कोर डिमांड के अनुसार ही क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। भले 150-200 मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपको 200-250 शब्दों में ही लिखना पड़े, लेकिन क्वेश्चन के डिमांड के अलावा और कुछ मत लिखना, ठीक है। वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपका 200-250 शब्द बनस्पत की आप 350 शब्द लिख रहे हो और उजूल फजूल चीज़ें लिख रहे हो, ठीक है। सिंपल और जो है सिंगल डायग्राम वाले क्वेश्चन को DI में सॉल्व करने की कोशिश करना, अवॉइड करना कि आप जो है मिक्स डायग्राम वाले क्वेश्चन को ना करो। तो आई होप कि जो चीज़ें मैं बताया आपके जीवन में गुणात्मक सुधार करें, और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं ये आशा करता हूँ कि आपका जो है अभी तक की तपस्या जो है उसका इस एग्जामिनेशन में ही फल मिल जाए, आप सफल हो जाओ, मेरा भी नाम रोशन करो, अपना भी नाम रोशन करो, अपने मम्मी पापा के भी नाम रोशन करो और अपने गांव जवार का भी नाम रोशन करो। शुभकामनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।